नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। कहा, एक्सप्रेस वे विकास और समृद्धि का मार्ग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कम और नहीं इस्तेमाल होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का साहसिक निर्णय लिया। करतारपुर साहिब गलियारा कल से फिर शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत निवेश का अगला वैश्विक केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एनजीओ, सिविल सोसाइटी और विकास भागीदारों से प्रधानमंत्री हर घर दस्तक अभियान को और मजबूत करने को कहा। लेह में कोविड संक्रमण में तेजी, मरीजों की संख्या आज 200 तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में चुना। उत्तरी तमिलनाडु में 18 नवंबर के लिए रेड अलर्ट घोषित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली वर्चुअल शिखर बैठक में कहा, अमेरिका एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल जयपुर में। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विशाल शर्मा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को बड़ी तेजी के साथ बेहतर विकास की ओर ले जाएगा और राज्य के पूर्वी हिस्से का भविष्य अब बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे को राज्य का गौरव बताया और कहा कि ये सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेस वे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रदेश के छोटे और आकांक्षी जिलों के बीच संपर्क कायम हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने जा रहा है। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उद्घाटन के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर जिले के करवलकीरी हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई हजारों की भीड़ उत्साहित हो उठी जब C-130 हरकुलिस विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री ने हवाई पट्टी को छुआ। ये शायद पहली बार था जब देश के प्रधानमंत्री विमान में सवार होकर सीधे एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लैंड किए। हजारों की भीड़ देश की वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन देखने के लिए मौजूद रही और ये लगभग 45 मिनट तक चला। इलाके के लोग इस नवनिर्मित एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने के लिए उत्साहित हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ियां, जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौजूद रहेंगी। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल स्टेशन और 4 CNG स्टेशन बनाए जाएंगे। जल्द ही एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद हो जाएगी। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा मुफ्त रहेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने कम और नहीं इस्तेमाल होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का साहसिक निर्णय लिया है। श्री मोदी आज पहले लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के CAG परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज और अंडर यूज एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। CAG में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब सोच में बदलाव आया है और लेखा परीक्षा का मूल्य संवर्धन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम करके कार्यों को पूरा किया जा रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब एक ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। कोविड महामारी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने CAG की भूमिका की सराहना की। दुनिया के दूसरे बड़े देशों से होती हुई कोरोना की लहर हमारे यहां पहुंची थी। इतनी बड़ी आबादी की चुनौती हमारे सामने थी। सीमित संसाधनों का दबाव हमारे हेल्थ वर्कर्स पर था, लेकिन देश ने इलाज से लेकर बचाव तक हर फ्रंट पर युद्ध स्तर पर काम किया। मुझे बताया गया है कि CAG ने भी अपने दायित्वों से आगे बढ़कर आम जनता को वैक्सीनेशन में भी मदद की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने कल से श्री करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्री इससे लाभान्वित होंगे। श्री शाह ने कहा कि ये निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति सरकार की श्रद्धा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गृहमंत्री ने गलियारा फिर से खोलने के बारे में विचार विमर्श के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस गलियारे को पिछले वर्ष मार्च में कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व का अगला निवेश केंद्र होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि भारत में क्षमता है कि वो 2025 तक 120 से 160 अरब डॉलर तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हर वर्ष आकर्षित कर सके। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारत में रिकॉर्ड FDI आया है और लगातार 7 वर्ष पिछला रिकॉर्ड टूटा है। श्री गोयल ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के लिए सभी उचित सुविधाएं यहां मौजूद हैं, जिसके चलते ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा स्पर्धात्मक बन सकती हैं। भारतीय MNC से उन्होंने आग्रह किया कि वे ब्रांड इंडिया को विश्व भर में लेकर जाएं और भारत की संस्कृति, गुणवत्ता और मानकों के राजदूत बने।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटीज और विकास भागीदारों के साथ प्रधानमंत्री के हर घर दस्तक अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया है। देश भर में कोविड टीकाकरण की पहुंच और दायरे को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद करने वाले विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम जैसे विशाल अभियान के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों की पहल से भारत कोविड संकट में दृढ़ता से खड़ा रहा। श्री मांडविया ने कहा कि इन संगठनों के सहयोग से 80% आबादी को पहली और 40% आबादी को दूसरी खुराक मिल सकी। इस बीच राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल करीब 60 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 8,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि करीब 12,000 रोगी स्वस्थ भी हुए। कल 197 मरीजों की कोविड से मौत हुई। लेह में कोविड संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। लद्दाख में आज मरीजों की संख्या 200 तक पहुंच गई, जिसमें 196 मरीज लेह जिले से ही हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लेह जिले में सामाजिक समारोहों और अन्य सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कोविड के नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड्डी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस कार्यक्रम को FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। कहा, एक्सप्रेस वे विकास और समृद्धि का मार्ग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कम और नहीं इस्तेमाल होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का साहसिक निर्णय लिया। करतारपुर साहिब गलियारा कल से फिर खुल जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत निवेश का अगला वैश्विक केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने NGO, सिविल सोसाइटी और विकास भागीदारों से प्रधानमंत्री हर घर दस्तक अभियान को और मजबूत करने को कहा। लेह में कोविड संक्रमण में तेजी, मरीजों की संख्या आज 200 तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है। उत्तरी अंडमान सागर में कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए उत्तरी तमिलनाडु में 18 नवंबर के लिए रेड अलर्ट जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली वर्चुअल शिखर बैठक में कहा, अमेरिका एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल जयपुर में। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का ये शताब्दी वर्ष है। 2 दिन का ये सम्मेलन शिमला में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी किले के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में विभिन्न नई पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस आयोजन के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में कल से 3 दिन का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को कई सारे कार्यक्रमों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिनमें सोने सैनिक स्कूलों की स्थापना, एनसीसी बॉर्डर एवं कोस्टल स्कीम, एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन एवं एनसीसी कैडेट के लिए सिमुलेशन ट्रेनिंग का कार्यक्रम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सुरक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत 400 करोड़ रुपए की लागत से झांसी में बनने वाले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन्स भी सुरक्षा बलों को सौंपेंगे। गौरव, आकाशवाणी समाचार, झांसी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के पोर्टल का भी शुभारंभ किया। अब तक देश के लगभग 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है। इस गांव को यह प्रतिष्ठित सम्मान 2 दिसंबर को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संगठन की महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने पोचमपल्ली के निवासियों को बधाई दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ असम मेघालय सीमा पर गांवों में से एक लांगपीह का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया, ताकि राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद मुद्दे का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य अंतर राज्य सीमा विवाद को हल करने के लिए यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य सरकारें इस सीमा मुद्दे का स्थायी समाधान निकालना चाहती हैं। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस लांगपीह यात्रा को ऐतिहासिक बताया। इस मुद्दे पर पहली बार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इस स्थान का दौरा कर लोगों से बातचीत की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनके 2 सहयोगी मारे गए। पुलिस महानिरीक्षक श्री विजय कुमार ने बताया कि कल शाम शुरू हुई मुठभेड़ रात भर चली। इसमें जम्मू डिवीजन के रामबन जिले के गुले इलाके का एक स्थानीय आतंकवादी और एक पाकिस्तानी मारा गया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद ने उच्च मानकों को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के प्रभाव अथवा धमकियों से न डरने के उद्देश्य से एक नैतिक प्रहरी के रूप में इसी दिन से काम करना शुरू किया था। वर्ष 1997 से ही परिषद इस दिन को प्रेस दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद ने आज हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से फर्जी समाचारों और झूठी बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया को शुभकामनाएं देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय में फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, जो काफी लोकप्रिय हुई है। उन्होंने कहा कि मीडिया एक प्रहरी है और ये जीवंत लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 16 नवंबर 7 स्वाधीनता सेनानियों की पुण्यतिथि है, जिन्हें 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। ये हैं करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह, ईशर सिंह और हनुमान सिंह। क्रांतिकारी और देशभक्त करतार सिंह सराभा तब मात्र 19 वर्ष के थे जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। जब तक दुनिया उते तुपते छा रहू करतार सिंह। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के नालंदा क्लब के साथ जुड़ाव से सराभा में देशभक्ति की भावना और परवान चढ़ी। 1913 में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ तो करतार सिंह उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हो गए। सराभा को गदर पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण का प्रभारी बनाया गया। शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया कि मातृभूमि में पैर जमाने और देशवासियों को एकजुट करने का यही सही समय है। 15 सितंबर 1915 को करतार सिंह ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वे बनारस में जाने माने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिले और उन्हें गदर पार्टी के 20,000 सदस्यों और कार्यकर्ताओं के भारत आने की सूचना दी। उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक लग गई और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे करतार सिंह योजना के अनुसार काम करने से नहीं रुके। वे क्रांति के लिए तैयारी करने के लिए पंजाब चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को एकजुट करने और उन्हें आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 21 फरवरी 1915 को विद्रोह करने की योजना बनाई गई। इसके तहत मियां मीर और फिरोजपुर छावनियों पर हमले की योजना बनी। इस बीच अंग्रेजों ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि करतार सिंह अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे, लेकिन वायदे के अनुसार क्रांति फलीभूत नहीं हो सकी। लेकिन करतार सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और 2 मार्च 1915 को अंतिम प्रयास के तहत सगरोधा में भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने और सैन्य विद्रोह के लिए मनाने का प्रयास किया। इस बार एक सैनिक ने करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुकदमे के लिए गदर पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ लाहौर भेजा गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। करतार सिंह और कई अन्य पर फरवरी के षड्यंत्र में भूमिका के लिए अप्रैल 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। षड्यंत्र में भूमिका के बारे में सवाल पूछने पर सराभा ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करना उनका कर्तव्य है। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में सराभा को फांसी दे दी गई। भारत अपने नायक शहीद करतार सिंह सराभा को सदैव याद रखेगा। स्वाधीनता संघर्ष के हीरो विष्णु गणेश पिंगले को भी करतार सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ही फांसी दी गई थी। गणेश ने 26 वर्ष की उम्र में ही देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका जन्म पुणे जिले के तालेगांव धामधेरे गांव में 2 जनवरी 1889 को हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पिंगले वाशिंगटन चले गए
और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उपाधि ली। अमेरिका में निवास के दौरान वे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और पंडित कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। भारत आने पर उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। पिंगले को 24 मार्च 1917 को मेरठ छावनी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 18 बम और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में पिंगले को फांसी दे दी गई। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज बहुप्रतीक्षित वर्चुअल बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ये पहली वर्चुअल बैठक थी। बैठक में दोनों नेताओं ने संघर्ष से बचने और जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने पर बल दिया। अमरीकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति से कहा कि वे एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करें। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग ताइवान का समर्थन कर रहे हैं वे आग से खेल रहे हैं। अमेरिका ने अपनी उस नीति को दोहराया जिसमें वह ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल शाम 7 बजे जयपुर में खेला जाएगा। स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति के लिए कम से कम पहला टीका लगा होना अनिवार्य है। बिना टीका लगाए लोगों को प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट देनी होगी। दूसरा मैच 19 तारीख को रांची में और तीसरा मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए 18 नवंबर के लिए उत्तरी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कम दबाव का क्षेत्र आज सुबह दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर आ गया। इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 नवंबर को दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट से पश्चिमी मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक तट के पास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 48 घंटों के दौरान और अधिक तेज होने की संभावना है। इसके प्रभाव से आज और कल समूचे कर्नाटक तटवर्ती क्षेत्र और उत्तरी केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने आज विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क के निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस सड़क का निर्माण लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। कहा, एक्सप्रेस वे विकास और समृद्धि का मार्ग है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कम और नहीं इस्तेमाल होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का साहसिक निर्णय लिया। करतारपुर साहिब गलियारा कल से फिर खुल जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत निवेश का अगला वैश्विक केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एनजीओ, सिविल सोसाइटी और विकास भागीदारों से प्रधानमंत्री हर घर दस्तक अभियान को और मजबूत करने को कहा। लेह में कोविड संक्रमण में तेजी, मरीजों की संख्या आज 200 तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना। उत्तरी अंडमान सागर में कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए उत्तरी तमिलनाडु में 18 नवंबर के लिए रेड अलर्ट जारी।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली वर्चुअल शिखर बैठक में कहा, अमेरिका एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल जयपुर में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।